दोस्तों कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। ज़रा सोचिए कि आपके शहर पर अचानक हमला हो जाए और हमला किसी ऐसी चीज़ के द्वारा हो जिसका साइज कई मंजिला इमारतों से भी अधिक हो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर दे। कुछ ही मिनटों में वो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी नष्ट कर दे। हम किसी मॉन्स्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक प्राकृतिक घटना की बात कर रहे हैं जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। दोस्तों सुनामी आने के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चारों ओर केवल मलबे के ढेर पड़े नजर आते हैं। कोई चाहकर भी सुनामी को रोक नहीं सकता है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर सुनामी आती ही क्यों है? कैसे समुद्र में अचानक इतनी बड़ी लहरें उठ जाती हैं जो भयंकर तबाही का कारण बन जाती हैं? सुनामी का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये अचानक आती हैं। इसके बारे में पहले से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में आई सुनामी को सुनकर या वहाँ के दृश्य देखकर आज भी रूह कांप उठती है। जापानी लैंग्वेज में सुनामी का मतलब होता है वेव इन द हार्बर। जापान में एक बार एक मछुआरा मछली पकड़कर तट पर लौटता है तो देखता है कि चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। कोई भी जीवित व्यक्ति उसे नहीं दिख रहा है। उसे समझते देर नहीं लगती कि तट पर कोई तूफान टकराया है या कोई सुनामी आई है। मछुआरे को हैरानी इस बात से हुई क्योंकि बीच समुद्र में सब कुछ सामान्य था। असल में विशाल समुद्र के बीच में सुनामी की लहरों का साइज 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट के आसपास ही रहता है, लेकिन तटों तक पहुंचने पर इसका साइज कई गुना बढ़ जाता है। सुनामी की लहरें 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करती हैं, जो साधारण लहरों से 1000 गुना अधिक होती हैं। इनकी स्पीड एक जेट प्लेन के बराबर कही जा सकती है और इनका साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों समुद्र में लहरें उठने का सामान्य कारण हवा होती है या फिर चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लेकिन इन वेव्स से कोई नुकसान नहीं होता है। सुनामी की विशाल लहरों का कारण समुद्र के तट पर आने वाले भूकंप होते हैं। 88% सुनामी भूकंप के कारण ही आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, लैंडस्लाइड्स या फिर चट्टानों का आपस में टकराना, ग्लेशियर्स के टुकड़े या किसी विशाल एस्ट्रॉयड का धरती पर गिर जाने के कारण भी सुनामी की लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में नुकसान सेस्मिक वेव्स के कारण ही होता है। समुद्र की गहराइयों में तट पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण या उनकी शिफ्टिंग के कारण सुनामी आती है। सुनामी को रोका नहीं जा सकता। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तरह ये भी अनअवॉइडेबल होती हैं। सुनामी जहां से उत्पन्न होती है यानी जहां पर भूकंप का केंद्र होता है, उसके ऊपर बैठे जहाज को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा या नुकसान नहीं पहुंचेगा। एपिसेंटर से जितनी दूर आप जाएंगे लहरों की स्पीड उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी और उनके साइज में भी इजाफा होता जाएगा। भूकंप के केंद्र के पास सुनामी की लहरें केवल आधे मीटर यानी कि करीब 1.5 फीट के आसपास की होती हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में सब कुछ हिल रहा होता है और लहरें समुद्र तटों तक पहुंचते हुए 400 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करती हैं। कई बार इनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर तक भी दर्ज की गई है। इस तरह का कोई भी खतरा महसूस होने पर तुरंत ही समुद्र से दूर हो जाना चाहिए। दूर मतलब बहुत दूर। फिल्मों की तरह तट पर बैठकर ऐसी विशाल लहरों को देखने की गलती कभी ना करें, वरना इसका नतीजा क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि तट पर पहुंचते हुए लहरों का साइज क्यों बढ़ जाता है। असल में विशाल समुद्र में लहरों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह होती है, लेकिन तट तक आते हुए स्पेस कम हो जाता है और कम स्पेस के कारण ही लहरें हॉरिजॉन्टली की बजाय वर्टिकली बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची उठने लगती हैं और एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। वैसे तो सुनामी का सटीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ संकेतों के जरिए सुनामी का आइडिया लग सकता है। साल 2004 में हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी, जिसके बारे में आप लोगों ने शायद काफ़ी कुछ सुना भी होगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास सबसे ज़्यादा तबाही इसी सुनामी ने मचाई थी। इसका असर न सिर्फ इंडोनेशिया में बल्कि हिंद महासागर के एक विशाल हिस्से में देखा गया था। समुद्र की लहरें भारत में तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों से भी टकराई थीं। बताया जाता है कि इन सुनामी में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और
और कई मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। वैसे तो सुनामी ने भयंकर नुकसान किया था, लेकिन एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की टिली स्मिथ ने करीब 100 लोगों की जान अपनी सूझबूझ के कारण बचा ली थी। उसने स्कूल की ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा था कि सुनामी आने से पहले तट पर से पानी दूर जाने लगता है। बच्ची को लगा कि यहाँ सुनामी आ सकती है। उसने अपने माता पिता और वहाँ मौजूद अन्य लोगों को इसके बारे में सचेत किया और सभी लोगों को दूर ले गई। कुछ ही देर में वहाँ तूफान टकरा गया, लेकिन बच्ची की समझदारी के कारण कई लोगों की जान बच गई थी। यह प्रकृति की एक प्रकार की चेतावनी थी जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चेतावनी को देखने के बाद करीब 20 मिनट का समय आपके पास होता है। ऐसे में आप या तो समुद्र से बहुत दूर चले जाएं, और यदि दूर जाना संभव ना हो तो किसी मकान या बिल्डिंग के ऊंचाई पर चढ़ जाएं। किसी वीरान आइलैंड पर अगर आप फंस गए हो तो कोई मजबूत पेड़ ढूंढकर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। बाकी सब कुछ सुनामी की तीव्रता पर निर्भर करता है। कई बार ऐसी सुनामी आती है जो बड़े बड़े जहाज़ों को, गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। पेड़ और बिल्डिंग भी टूट सकते हैं, लेकिन एक साधारण सुनामी हो तो ये उपाय काम कर सकता है। इसे आप डूबते को तिनके का सहारा भी मान सकते हैं। अगर आप कभी सुनामी में फंस जाएं तो सबसे पहले भारी कपड़ों और जूतों को निकाल दें। इससे आपके डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप पानी में अच्छे से तैर पाएंगे। आज के समय हर शख्स को तैरना भी जरूर आना चाहिए। विदेशों में स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन भारत में बहुत कम ही लोग तैरना जानते हैं। एक बार सुनामी आने के बाद तट पर दोबारा जाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अचानक दूसरी सुनामी भी आ सकती है। साल 1952 में ऐसा ही केस देखा गया था। कुछ लोग सुनामी की पहली वेव से बच गए थे, लेकिन आधे घंटे के बाद पहले से भी बड़ी सुनामी आती है, जिसमें लहरों की ऊंचाई 15 से 18 मीटर यानी कि करीब करीब 15 फीट के आसपास होती है। सुनामी आने के 3 से 4 घंटे के बाद तक सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस दौरान जो सुनामी के वार से बच गए वो खुद को बहुत लकी मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सुनामी का खतरा कम हो जाता है। लेकिन एक सुनामी के कारण देश को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान सहना पड़ता है। जिंदगी दोबारा साधारण होने में कई महीनों या सालों का समय लग जाता है। सुनामी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, और आजकल कई ऐसे डिवाइसेस समुद्र में इंस्टॉल कर दिए गए हैं जिससे सिस्मिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। सिस्मिक वेव की स्पीड साधारण वेव से काफी ज्यादा होती है। पानी में अचानक बढ़ोतरी हो या फिर असामान्य हलचल नजर आना भी सुनामी के संकेत हो सकते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी की अगर बात करें तो साल 1958 में अलास्का में आई थी, जिसमें 90 मिलियन टन चट्टान और बर्फ पहाड़ों से पानी में गिर गए थे। इस कारण 524 मीटर तक की ऊंची लहरें उत्पन्न हो गई थीं। 19वीं सदी में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी काराकोटवा में विस्फोट के बाद भी बड़ी सुनामी ने जन्म लिया था। हजारों लोगों की जान उस सुनामी में चली गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी नहीं है। 6.5 करोड़ साल पहले जब एस्ट्रॉयड धरती से टकराया होगा, जिस कारण डायनासोर खत्म हो गए थे, उस समय शायद सबसे बड़ी सुनामी आई होगी। या लाखों करोड़ों साल पहले और भी कई ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसके बारे में आज इंसान बहुत कम जानते हैं। सुनामी के लिए सिर्फ प्रकृति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी समुद्र में सुनामी पैदा हो सकती है। पानी में किसी परमाणु बम का परीक्षण करना, युद्ध अभ्यास में बड़ी बड़ी मिसाइल दागना, इन सब के कारण भी लहरें सुनामी का रूप ले सकती हैं। सुनामी आने का सबसे अधिक खतरा प्रशांत महासागर को माना जाता है। कुछ ऐसे एरिया हैं जिसे रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना सबसे अधिक रहती है, लेकिन केवल 5% केसों में ही ज्वालामुखी के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि समुद्र में इतनी विशाल लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं। यकीनन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और क्या आपने कभी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।